हेलो एंड वेलकम टू अंडरस्टैंड यूपीएससी's डेली करंट अफेयर्स इनिशिएटिव करेंटली विथ मी राहुल। 3 सेगमेंट्स हैं एज यू नो। तीनों सेगमेंट्स को हम वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहला कोड सेक्शन है जिसमें कि आपको मैं कोड जो है वो ब्रेनस्टॉर्म करने को बोलता हूँ हर दिन एंड आप उसको कमेंट सेक्शन में लिखते हो। एंड बहुत सारे बच्चे जो डेली इस चीज़ को इस प्रैक्टिस को कर रहे हैं। एंड एज यू नो कि जो ऐसे पेपर होता है या एथिक्स का पेपर होता है उसमें आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी ज़्यादा मैटर करती है रैदर आपके पास कितना डेटा इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो इसलिए ये प्रैक्टिस डेली करवा रहा हूँ। आगे इसमें और भी चीज़ें ऐड होंगी बट अभी के लिए बस इतना ही है कि आपको मीनिंग बताना है या एसेंस कह लो। फिर आपको ये बताना है कि जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं उसको आइडेंटिफाई करके मल्टीपल जो है इंटरप्रेट करना है। एंड देन रियल लाइफ एग्जांपल्स और अच्छे एग्जांपल्स जो ट्रेडिशनल ओल्ड एग्जांपल्स आप यूज़ करते आ रहे हो उसमें अगर कुछ इनोवेट कर पाओ, क्योंकि जो एग्जामिनर है पुराने एग्जांपल्स ही देखता है। बुद्धा, अशोका, ठीक है, महात्मा गांधी ने फ्रीडम स्ट्रगल में क्या किया, ये सारी चीज़ें बार बार रिपीट होती है। तो अगर हम कुछ और बेटर अच्छा या करेंट से रिलेटेड एग्जाम्पल जनरेट करेंगे तो और अच्छा रहेगा। सो यही है इस इनिशिएटिव का जो छोटा सा सेगमेंट है, कोड सेगमेंट, इसका यही महत्व है। एंड जो कोड मैं लाता हूँ वो यूपीएससी मेंस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अभी तो हम 2025 का कर रहे हैं। एंड दिस क्वेश्चन डायरेक्टली केम फ्रॉम एसएफजी में जो सत्यम सर ने करवाया था हम लोगों से प्रैक्टिस 2023 में, तो वहाँ से डायरेक्ट हिट है ये, ऐसे जो प्रैक्टिस उन्होंने करवाया था। सो लेट अस स्टार्ट। द सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर इज टू सबड्यू द एनिमी विदाउट फाइटिंग। सिंपल है। तो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ, क्या मतलब इसका है, तो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेंथ इज नॉट द डिस्ट्रक्शन थ्रू वायलेंस। सिंपल है कि डिस्ट्रक्ट करके वायलेंस के थ्रू वो नहीं है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या है कि आप विजडम यूज कर रहे हो, आप स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हो, परसुएशन यूज कर रहे हो। ठीक है, सो सबड्यू कर रहे हो मतलब कि न्यूट्रलाइज कर रहे हो अपने एनिमी को, जिनके साथ आप लड़ रहे हो, अपने अपोनेंट को या राइवल को, थ्रू विजडम, स्ट्रैटेजी, ठीक है, या परसुएशन, या और भी मल्टीपल वेज हैं जिसके थ्रू इसे इंटरप्रेट किया जा सकता है। सो सिंपल एसेंस है। देन इसमें जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जिसको मैंने अलग अलग किया है और मल्टीपल मीनिंग की देने की कोशिश करी है हर एक कीवर्ड को, तो सुप्रीम आर्ट, वॉर, देन वी हैव सबड्यू, एनिमी, विदाउट फाइटिंग। छोटे छोटे हिस्सों में इसको तोड़ते हैं एंड समझते हैं, मल्टीपली इसको इंटरप्रेट करते हैं, मीनिंग देते हैं इसको। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। सुप्रीम आर्ट का क्या मतलब है कि हाईएस्ट फॉर्म ऑफ विजडम कह सकते हो, या इसको आप अपने इनर सेंस से भी कनेक्ट कर सकते हो कि हमारा खुद का सेल्फ कंट्रोल, जैसे ग्रीड है, ये इन सारी चीज़ों को हम कैसे इन जो इस तरह की सोच है ना कि झूठ बोलना, वायलेंस, ये सारी चीज़ों को कंट्रोल कर पाना, एग्रेसिव होना, तो ये भी, इसको भी हम सुप्रीम आर्ट कह सकते हैं। एंड हाईएस्ट फॉर्म ऑफ विजडम या स्ट्रेटजी जो हम यूज़ करते हैं इसको हम बोलते हैं सुप्रीम आर्ट, मतलब कि सबसे अच्छा आर्ट, सबसे अच्छा कला। देन वी हैव वॉर। वॉर के मल्टीपल इंटरप्रिटेशन है। एक तो डायरेक्ट होता है मिलिट्री कॉन्फ्रंट्रेशन, जो यूक्रेन रशिया में के साथ हो रहा है, इसको हम वॉर कह सकते हैं, या वर्ल्ड वॉर्स हुए थे, या इसको हम सोशल एस्पेक्ट या सोशल जो इशूज़ हैं उससे भी कनेक्ट कर सकते हैं, पॉवर्टी से, करप्शन से, क्लाइमेट चेंज से, जो ग्लोबल कॉमन्स की जो प्रॉब्लम्स हैं, एंड जेंडर जस्टिस से, मतलब जेंडर इनक्वालिटी, इस तरीके से, या डिस्क्रिमिनेशन जो होता है रेस के नाम पे, कास्ट के नाम पे, ये सारी चीज़ें। देन मेंटल लेवल पे भी हम वॉर लड़ रहे होते हैं, है ना, हम लड़ रहे होते हैं कह लो कि हम मल्टीपल वेज में, बस एक नहीं, बहुत तरीके हैं, जो डिप्रेशन है, इग्नोरेंस है, बहुत सारी चीज़ें। एंड इसको अगर पॉलिटिकल कलर भी देना है तो इलेक्टोरल वॉर्स भी हो सकता है। ठीक है, एंड न्यूज़ में है ये मल्टीपल रीजन्स की वजह से। हम आगे बढ़ते हैं। सबड्यू मतलब क्या, कंट्रोल कर देना, न्यूट्रलाइज कर देना, या जीत लेना। ठीक है, सिंपल मतलब है। फिर एनिमी क्या हो सकता है, बहुत तरीके के हो सकते हैं, ये इन दोनों को कनेक्ट कर सकते हैं, वॉर और एनिमी। तो जो हमारा अपोनेंट है, अब रशिया के लिए यूक्रेन है, यूक्रेन के लिए रशिया है, या सोशल, अभी जो हमने इशूज़ को टच किया तो पॉवर्टी, लिटरेसी, कम्युनलिज्म, इन सारी चीज़ों को हम एनिमी कह सकते हैं। फियर, इग्नोरेंस, अगर मेंटल लेवल पे देखें तो ग्रीड। ठीक है, राइवल भी है इसका मतलब, एडवर्स सर्कमस्टांसेस जो है, हम अभी फंसे हुए हैं, अनसर्टेनिटी है, आगे का नहीं पता है, तो वहाँ भी हम वॉर लड़ रहे होते हैं, डिलेमा में जब होते हैं। ठीक है, एंड विदाउट फाइटिंग, तो नॉन वायलेंट मीन्स के थ्रू, जैसे हम एग्जांपल, हमारे पास नॉर्मल सा एग्जांपल है कि फ्रीडम स्ट्रगल में जैसे गांधी जी ने लीड किया, या डिप्लोमेसी, निगोशिएशंस, अलायंसेस बना के, यहाँ पे हम चंद्रगुप्त मौर्य या चाणक्य का एग्जांपल यूज कर सकते हैं, या नाटो कह लो अभी मॉडर्न एरा में, या अभी के प्रेजेंट एज में आ सकते हैं हम कि अलायंसेस बन रहे हैं इंडो पैसिफिक में, या जो यूरेशिया है। ठीक है, तो इस तरीके से निगोशिएशंस कर सकते हैं, टेबल पे बैठ सकते हैं और रिजोल्यूशन निकाल सकते हैं, या डिप्लोमेसी के थ्रू, मतलब वो भी एक तरीका यही है, निगोशिएशंस डिप्लोमेसी के थ्रू ही अचीव किया जाता है। एंड देन वी हैव मॉरल अथॉरिटी, इसको भी हम कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब अपने मेंटल लेवल पे। ठीक है, एंड साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ से भी कर सकते हैं, मतलब वेरियस वेज जहाँ पे हम बिना फाइट किए, आई मीन बिना फिजिकली इन्वॉल्व हुए, हम इस लड़ाई को जीत रहे हैं अपने एनिमी के अगेंस्ट, यही मतलब है ना। तो मैंने कुछ यूनिक एग्जांपल्स मुझे जो दिखे, जैसे 1970s में आपको पता है कोल्ड वॉर चल रहा था बिटवीन रशिया, अर्स्टवाइल यूएसएसआर एंड यूएसए। तो अपने एनिमी को यूएसए ने सबड्यू करने के लिए क्या किया, जो कम्युनिस्ट कंट्रीज थी, दो सबसे बड़ी अभी भी है, यूएसएसआर कह लो तब, अभी रशिया, एंड देन चाइना। तो
यूएसएसआर के अगेंस्ट जो चाइना है ना उसको मतलब अपने पाले में करना। तो जो निक्सन थे राष्ट्रपति एट दैट टाइम, प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, वो चाइना आए थे 1972 में। एंड रशिया के यूएसएसआर के साथ चाइना की रिलेशन तब ठीक ठाक थी, मतलब ऑब्वियसली कम्युनिस्ट कंट्रीज थी। तो यूएसएसआर के जो ये कह सकते हो पार्टनर है उसको अपने पाले में कर लिया। तो यहाँ क्या है कि डायरेक्ट फाइट नहीं हो रही है, बट रैदर जो है कह सकते हो नॉन वायलेंट मीन्स के थ्रू, डिप्लोमेसी के थ्रू, ठीक है, समझ गए होंगे। फिर मैट्रिमोनियल अलायंसेस का आपने हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा नाम सुना होगा कि बिम्बिसार, अजातशत्रु, देन मेडाइवल टाइम्स में आ जाओ तो अकबर जो है राजपूत के साथ, मॉडर्न टाइम्स में भी आप कनेक्ट कर सकते हो। सो दिस इज द सम रियल लाइफ एग्जाम्पल्स जो हमने हिस्ट्री में पढ़ी है, ठीक है। और भी बहुत तरीके हैं और बहुत सारे बच्चों ने लिखा है। तो जिन लोगों को और मल्टीपल इंटरप्रिटेशन इस कोड का समझना है तो दे शुड गो टू द कमेंट सेक्शन ऑफ यस्टरडेज करेंटली वीडियो जो 1 सितंबर को आई है, उसको देखिए एंड और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। ये एक्सरसाइज डेली करना है और बहुत खुशी होती है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो हमारा ग्रुप है, ठीक है, जो हमारा ग्रुप है जिसका लिंक आप इसको टैप करने से, इस पीडीएफ पे टैप करने से डायरेक्ट उस पर पहुंच जाओगे। 2026 के लिए एक्सक्लूसिव जो है ना उसको बनाया गया है अटेम्प्ट वालों के लिए। ऑल्सो कि इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में सेकंड लिंक है ना उसको भी क्लिक करने से आप पहुंच जाओगे, ठीक है। तो नेक्स्ट इज ये आपका कोट है कल के लिए, आज के लिए, कल मैं इसे डिस्क्राइब करूंगा। ये भी यूपीएससी इससे 2025 मेंस में आया है। इट इज़ द बेस्ट टू सी लाइफ एज अ जर्नी नॉट एज अ डेस्टिनेशन। एनालिटिकल है, फिलोसफिकल है, खुद से ट्राई कीजिए, प्लीज ऑनेस्ट रहिए, जो समझ आ रहा है ना वही लिखो एंड देन देखो कमेंट सेक्शन में कि और बच्चे क्या लिख रहे हैं, और मैं तो एक्सप्लेन अगले दिन करूंगा, ठीक है। तो अब आते हैं यूनिक सा जो हमारा इनिशिएटिव है द डायमेंशन फैक्ट्री, जिसमें हम टॉपर्स की कॉपीज लेते हैं। टॉपर्स की कॉपी जो फ्लैश सेशंस में लिखे गए हैं, जो हमारे कॉन्कर बैच में जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर सेगमेंट है, जो सत्यम सर फ्लैश सेशन लेते हैं, जहाँ पे टॉपर्स जो है मतलब रियल टाइम में आंसर्स लिखते हैं, सबमिट करते हैं उन्हीं के सामने, सत्यम सर के सामने। एंड सेकंड वन इज कॉन्कर में जो आंसर्स और भी लिखवाए जाते हैं, तो उसमें जो हमारे टॉपर्स ने लिखा है, तो उन कॉपीज को भी मैं लेता हूँ जो जब उन्होंने अर्ली स्टेज पे लिखना स्टार्ट किया था, तो हम भी उन कॉपीज से सीख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनकी कॉपीज में होता है। तो आज की जो कॉपी ली है मैंने प्रथमेश सर, ठीक है, प्रथमेश सर का रैंक 2024 में आया एंड ही गॉट आई थिंक 926 रैंक। सो उन्हीं की कॉपी हमने ली है आज एंड उन्हीं की कॉपी से एनालिसिस करेंगे अच्छे से। तो क्वेश्चन ये है 2017 के मेंस का, ओके। एंड अभी हम सोसाइटी कर रहे हैं, आप लोगों को पता होगा। एंड आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू ऑल, जो हमें सुन रहे हैं अभी, मुझे सुन रहे हैं कि सोसाइटी के बाद हमें क्या करना चाहिए, मतलब GS1 में ही अगला सब्जेक्ट्स कौन से हम कर सकते हैं। यू गाइज हैव टू कमेंट एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो। मुझे अच्छा लगता है अगर लाइक करते हो ना, मैं एफर्ट लगा रहा हूँ, या अंडरस्टैंड यूपीएससी एफर्ट लगा रही है ना, तो बहुत अच्छा लगता है जब उसे आप जस्ट गिव मी मिनट, जब आप उसे मतलब इस तरह से प्यार तो देते ही हो, लाइक कर दोगे तो और अच्छा लगेगा, ठीक है। तो सोसाइटी में हमने 5 क्वेश्चन जो अभी तक डिस्कस कर लिए। जिन्होंने नहीं देखे हैं 20 सितंबर से वो स्टार्ट कर सकते हैं। और ग्रुप जो है ना ऑलरेडी आप लोगों के लिए ओपन होता है 7 to 9 PM, जिस ग्रुप की अभी मैंने बात की वहाँ पे आप अपनी कॉपी सबमिट कर सकते हो। तो सोसाइटी में हमने अभी तक 5 क्वेश्चन देखे हैं। वी हैव डिस्कस 5 क्वेश्चंस फ्रॉम 5 टॉपर्स कॉपीज एंड दिस इज द 6th क्वेश्चन, ठीक है। एंड सोसाइटी के बाद मॉडर्न हिस्ट्री करना है, एंशिएंट ये आर्ट एंड कल्चर करना है, GS1 की बात कर रहा हूँ, या ज्योग्राफी करना है, सबसे ज़्यादा वेटेज होती है इसकी, और जो पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड वर्ल्ड जो हिस्ट्री है जिसकी सबसे कम है। तो इन चारों में से आप बता दो कौन सा करना है, तो आई विल टेक दैट सब्जेक्ट 1 या 2 दिन में, ठीक है। मतलब देख लेंगे कब से स्टार्ट करना है, बट बता देना आप। और मैं GS के सारे सब्जेक्ट्स को टच करूंगा अलॉन्ग विद, तो ऐसे तो करवा ही रहा हूँ, ये याद रहे आप लोगों को, ओके। सो आज का क्वेश्चन है, आते हैं पॉइंट पे, द स्पिरिट ऑफ वायलेंस। देखो आज मैं ना ये 2 चीजें और ऐड करना चाहता हूँ इसमें। फर्स्ट थिंग इज जो डायरेक्टिव्स है उसका क्या मतलब है आपको बताना है, ठीक है। आप क्या समझ रहे हो, एलैबोरेट करने का क्या मतलब समझ रहे हो, तभी आप क्वेश्चन को अच्छे से रिजॉल्व कर पाओगे, मतलब आंसर कर पाओगे। सेकेंड वन इज इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है। जैसे एसेंस हम कोर्ट में देखते हैं ना, मीनिंग या एसेंस क्या है, मतलब कि कोर डिमांड क्या है, ये बता दो मुझे। नहीं, हमें लीड नहीं लेना, जल्दी जल्दी लिखने की कोई जल्दी नहीं है मुझे क्वेश्चन समझना है क्या है, तब मैं इंट्रो बॉडी या कंक्लूजन पे पहुंचूंगा। सीधा इंट्रो बॉडी कंक्लूजन में लग जाते हैं। पहले डिमांड को समझेंगे, उसको प्रैक्टिस करेंगे, कुछ दिन प्रैक्टिस करेंगे, खुद सीख जाएंगे। तो इस वीडियो को पॉज करो आप लोग एंड जस्ट कहीं पे पेन एंड पेपर है, नहीं तो यू गाइस कैन टाइप इन द कमेंट सेक्शन। बताओ पहले तो ये बताओ कि क्वेश्चन का डिमांड क्या है, या आप क्या मीनिंग समझ रहे हो, क्या मतलब समझ रहे हो, क्या पूछ रहा है। दूसरा डायरेक्टिव जो डाल रखा है एलैबोरेट, उसका क्या मतलब, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट। आप लोग अभी पॉज करके कर लो, मैं आगे बढ़ता हूं। तो सबसे पहले एलैबोरेट का सिंपल मतलब होता है कि जो आपको एक्सप्लेन करना है ना चीजों को, एक्सप्लेनेशन जो देनी है ना, ठीक है, सॉरी, एक्सप्लेनेशन जो देनी है ना विथ एग्जाम्पल्स देनी, ये होता है इसका असली मतलब, ओके। तो
जो भी समझाओगे विथ एग्जाम्पल समझाओगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन के कोर मतलब का क्या मीनिंग है या कोर डिमांड क्या है इस पे। देखो मैं अच्छे से बताऊंगा ये। द स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस एंड लव is not only an interesting feature of Indian society from very early times, but it is also playing an important part at present. Elaborate. तो elaborate का तो मतलब बता दिया, सिंपल है। सबसे पहली बात ये कह रहा है कि जो स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस एंड लव है ना, वो इंटरेस्टिंग फीचर है इंडियन सोसाइटी का। ठीक है, पहला जो आपको समझ आ रहा है, इंटरेस्ट जो TNL है, टॉलरेंस एंड लव, इंटरेस्टिंग फीचर है ऑफ इंडियन सोसाइटी। ठीक है, सेकेंड थिंग इज अर्ली टाइम्स में से ही एग्जिस्ट कर रहा है, एंड द थर्ड थिंग इज मॉडर्न टाइम्स में भी एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब तब से लेके अभी तक ये चलता आ रहा है। एंड स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस एंड लव इज एन इंटरेस्टिंग या इंटेग्रल फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी। ओके, समझ आ गया? ये बताना है, ये बताना है और ये बताना है। इसमें आपको ज्यादा इसी को आपको खोलना है, इन दोनों जो कोर डिमांड है अर्ली टाइम्स एंड मॉडर्न टाइम्स के सेंस में। ठीक है, बट समझ आ रहा है ना कि टॉलरेंस एंड लव दो जो फिलोसफिकल कह सकते हैं टर्म्स, ये आपको दिखाना है अर्ली टाइम्स में एंड मॉडर्न। सिंपल है। अब हम आते हैं क्वेश्चन के को एड्रेस करने का तरीका। अब आप लोग ना ब्रेनस्टॉर्म करो प्रॉपर्ली, क्या करोगे समझ अगर आ गया है तो। इंट्रोडक्शन में है ना, हमें ना टच करना है कि स्पिरिट ऑफ TNL जो है ना, वो सोसाइटी का इंटेग्रल पार्ट है, प्लस वो अर्ली टाइम से प्रेजेंट तक एग्जिस्ट कर रहा है। ये इंट्रोडक्शन में दिखाना है। एंड कुछ अच्छे कीवर्ड्स यूज कर लो, वासुदेव कुटुंबकम या सर्वधर्म समाभाव, इस तरह की चीजें, तो और अच्छा लगेगा। बस ये आपको शो करना है, समझ रहे हो? तो इस तरीके से ये आपको दिखाना ही पड़ेगा। मैं इंट्रोडक्शन में बार बार बोलता हूँ, इंट्रोडक्शन में इतना जो है जरूरत नहीं है इतने जो टफ और कह सकते हो बहुत सारे बच्चे डेटा फैक्ट्स फिगर्स के पीछे भागते हैं। मुझे ना एग्जामिनर को सिंपल समझाना है कि देखो भाई, मुझे क्वेश्चन समझ आ गया और मैं इस तरह से प्रोसीड करने वाला हूँ। इंट्रोडक्शन में ही बताना होता है। अब इसमें सेकेंडरी पार्ट होता है, ये डेटा फैक्ट्स या कीवर्ड्स बहुत अच्छे अच्छे होने चाहिए, ये सब बाद में होता है। पहले सिंपल लैंग्वेज में ये बताओ कि मुझे क्वेश्चन समझ आ गया है, और उनको उल्लू नहीं बना सकते, उनको पता है कि सीधा लिखोगे, भागना शुरू कर दोगे, बॉडी पे आ जाओगे, कंक्लूजन पे आ जाओगे। अब इस क्वेश्चन का जो डिमांड, इंट्रोडक्शन डालने के बाद जो डिमांड है ना इस क्वेश्चन का, कि प्रेजेंट टाइम्स में, ये अर्ली टाइम्स में एंड दूसरा प्रेजेंट में हमें दिखाना है। तो सिंपल मैं समझाना चाहता हूं कि इसके लिए बच्चे बहुत सारे अप्रोच अपनाएंगे। तो पहला, हाँ पहले ये भी देख लेते हैं कि क्या क्या करने वाले हैं। एक होगा कि अर्ली टाइम्स में 3 हिस्सों में बांट देंगे, प्रेजेंट एंशिएंट, मेडिएवल एंड मॉडर्न। मॉडर्न मतलब प्री इंडिपेंडेंस वाला मॉडर्न। एंड देन फिर प्रेजेंट में हम अभी का दिखा देंगे कैसे एग्जिस्ट करता है। एक ये तरीका हुआ। कुछ बच्चे क्या करेंगे कि इसको भी मल्टीपल वेज में शो कर सकते हैं, और वो मैं दिखाऊंगा कैसे शो कर सकता हूं कि अर्ली को कैसे मैं तोड़ूंगा 2 तरीके से। सेकेंडली, इसमें एक और डायमेंशन ऐड किया जा सकता है, क्योंकि ये 15 मार्कर है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हमारे पास स्पेस है, ये 2 लिखने के बाद भी हमारे पास स्पेस बचेगा, 4-4 पॉइंट्स भी डालेंगे तब भी स्पेस बचेगा। तो डायमेंशन में एक और एक्स्ट्रा कर सकते हैं कि अभी जो है ना, जो टॉलरेंस है या लव है ना, उसको लेकर कुछ चैलेंजेस इंडिया फेस कर रही है, इंडियन सोसाइटी फेस कर रही है, तो उसको भी हम दिखा सकते हैं। एंड देन कंक्लूजन में थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक कि कैसे उसको रिजॉल्व किया जा सकता है, ये शो कर सकते हैं। तो वो पार्ट तो हम कल डिस्कस करेंगे। अभी पहले पार्ट पे आते हैं। पहले पार्ट में इंट्रोडक्शन हमने देख लिया कि किन पहलुओं को, किन एस्पेक्ट को क्वेश्चन के जो कीवर्ड्स है उसको यूज करते हुए टच करना है। सेकेंडली कि पहला पार्ट जो है अर्ली जो टाइम्स में हमें टॉलरेंस एंड लव दिखता है। हाँ, एक चीज और कहना है कि कुछ बच्चे क्या कर सकते हैं कि टॉलरेंस को थोड़ा सा डिफाइन कर सकते हैं या उसकी मीनिंग बता सकते हैं इंट्रोडक्शन में, एंड देन उसको कनेक्ट कर सकते हैं विथ ये प्रेजेंट, अर्ली टाइम से प्रेजेंट टाइम्स तक एग्जिस्ट कर रहा है, ऐसे भी कर सकते हैं। या डायरेक्टली आप इन दोनों वर्ड्स को यूज करोगे एंड अर्ली से लेके अभी तक एग्जिस्ट कर रहा है, ये भी शो कर सकते हो यूजिंग अच्छे जो कीवर्ड्स हैं जो मैंने अभी कुछ देर पहले बताया। अब हम आते हैं बॉडी में। बॉडी में पहला जो है, मैंने बोला कि तीसरा डायमेंशन ये हो सकता है कि हम टच कर सकते हैं कि चैलेंजेस क्या फेस कर रहा है। अगर 10 मार्कर होता तो मे भी हम मिस कर सकते थे, बट नहीं है, तो सॉरी 15 मार्कर है, तो डेफिनेटली यू गाइस शुड टच दिस एस्पेक्ट। अब अर्ली टाइम्स को हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक अप्रोच ये है कि पहला पार्ट में एड्रेस करो, मेन कोर डिमांड पहला पार्ट है अर्ली टाइम्स। तो एक तो है एंशिएंट, मेडाइवल एंड प्री, जो मॉडर्न इंडिया है या मॉडर्न इंडिया कह लो, प्री इंडिपेंडेंस इंडिया जो है, मतलब उसको मॉडर्न इंडिया भी कहते हैं। इस तरह से हम कर सकते हैं एंड दिखा सकते हैं कि फिलोसफीज जो उस समय रही होंगी, जैसे जैनिज्म, बुद्धिज्म एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हिंदुइज्म, इसलिए क्योंकि सबसे पुराना है और बहुत सारी फिलोसफीज, ऋग्वेदा एंड ऑल, उपनिषद यहाँ से आई हैं। ठीक है, तो हम इसको यूज कर सकते हैं। एंड उसमें जो कुछ कोर वैल्यूज हैं, जैसे टॉलरेंस से रिलेटेड या यूनिवर्सल ब्रदरहुड से रिलेटेड, उसको हम शो कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वासुदेव कुटुंबकम, सॉरी उपनिषद में जो है ना यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात की जाती है। फिर हम
इस तरीके से मेडाइवल में हम सूफी भक्ति को दिखा सकते हैं। एंड देन प्री इंडिपेंडेंस में जो फ्रीडम स्ट्रगल में जो भी था कि नॉन वायलेंस को यूज़ किया गया, अहिंसा को यूज़ किया गया, इसको शो कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक और पॉइंट जनरेट कर सकते हैं कि रूलर्स ने कैसे मदद किया इस चीज़ों को, इन चीज़ों को, मतलब पॉलिटिकल क्लास कह लो या पॉलिटिकल रूलर ने कैसे टॉलरेंस या लव को इंडियन सोसाइटी में एग्जिस्ट करने के लिए प्रयास किया। तो एंशियंट टाइम में हमारे पास अशोक हैं, मेडाइवल टाइम्स में हमारे पास दीन इलाही अकबर हैं, जो जिन्होंने कुछ रिलीजियस टॉलरेंस के लिए चीज़ें की। एंड जो इंडिपेंडेंस एरा में हम कर सकते हैं, जो मतलब कि प्री इंडिपेंडेंस एरा में वी कैन यूज़ महाराजा रंजीत सिंह थे, या हम ऐसे शो कर सकते हैं कि वी हैव महात्मा गांधी ने जो मतलब प्रिंसिपल्स अपनाए। ठीक है, तो ये सब जैसे कि फॉर एग्जांपल लखनऊ सेशन है ना हमारे पास, या हम यूज़ कर सकते हैं खिलाफत या नॉन कॉपरेशन के समय में जो दोस्ती थी, मतलब वो 1916 से लेके 22 तक रखो, जो एक 2020 तक रखो, मतलब 4-5 साल का जो फेज था बहुत ही सुंदर फेज था, मतलब यूनिटी जो थी अलग लेवल पे चली गई थी। तो इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो एक तरीका तो ये हो गया कि हम फिलोसफीज की बात करेंगे और रूलिंग क्लास को दिखा देंगे कि एक सब पॉइंट में 2 पॉइंट हम निकाल रहे हैं। ठीक है, एक ये हुआ तरीका अर्ली टाइम्स को दिखाने का। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम ये कर सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल एक तो फिलोसफी हम ले लेंगे, दूसरा हम ले लेंगे पॉलिटिकल पॉलिसी जो रूलर्स कह रहे हैं, तीसरा हम सोशियो कल्चरल लेवल पे भी जा सकते हैं। मतलब कि अब यहाँ पे तो हमने ब्रॉडली दिखा दिया कि क्या होता है, यहाँ पे हम स्पेसिफिकली जा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हर रिलीजन को ला सकते हैं। बुद्धिज्म से हम क्या सीखते हैं बताओ, कोई भी, अहिंसा। हाँ ठीक है, हम फिर जैनिज्म से क्या सीखते हैं, अहिंसा। जैनिज्म से क्या सीखते हैं, या कंपैशन हम दे सकते हैं। फिर हम जैनिज्म से क्या सीख रहे हैं, अनेकांतवाद जो है, ये आप लोगों को पता होगा। ठीक है, हर फिलॉसफी की वैल्यू करना, ट्रूथ कहीं से भी मर्ज कर सकता है। फिर वी कैन हिंदुइज्म में क्या है, वासुदेव कुटुंबकम है, पूरी धरती हमारा परिवार है। देन वी कैन यूज सिखिज्म में क्या है, सर्वत दा भला। ठीक है, इसी तरीके से हम मेडाइवल में आ सकते हैं। तो सूफी भक्ति पे आ जाएंगे हम। इसमें क्या था, लव था, डिवोशन था, कंपैशन था। लोअर जो क्लास, मतलब अभी कह लो कि जिनकी स्टेटस सोसाइटी में अच्छी नहीं थी, उनके लिए भी मतलब कि दरवाजा खुला हुआ था कि इस मूवमेंट का पार्ट बन सके। फिर इसको मॉडर्न टाइम्स में भी ला सकते हैं। यहाँ पे क्या किया हमने, बस एक फिलॉसफी की बात की एंड देन रूलर पे आ गए। ये तरीका क्या है, सेपरेटली हम हर फिलॉसफी को दिखा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर रहे हैं। फिर पॉलिटिकल में भी हम सेपरेटली तीनों को दिखा देंगे। मतलब बहुत ज़्यादा ओवरलैपिंग है, इस चीज़ को मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, बट ऐसे कर सकते हैं हम। पॉलिटिकली हम जा सकते हैं कि अशोक से लेके एंड महात्मा गांधी तक आ सकते हैं, एंड सोशियो, या अशोक से लेके महाराजा रंजीत सिंह तक आ सकते हैं, या सोशियो कल्चरल में किस तरह से हम मिलजुल के फेस्टिवल्स मनाते थे अर्ली टाइम्स में से लेके अभी तक। फेस्टिवल बहुत तरीके हैं, जो कल्चरल चीज़ें आप उठा सकते हो ना, डांस, म्यूजिक, आर्ट, ये सारी चीज़ें ला सकते हैं। तो एक ये तरीका है। ठीक है, आप अपने हिसाब से अप्लाई कर सकते हो। आई होप आपको मदद मिली होगी। हम आते हैं आज हमारे टॉपर्स की कॉपीज में। द स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस एंड लव हैज बीन आइडेंटिटी ऑफ इंडियाज, जो ओके हाँ, तो हम देखते हैं, ये इसका स्क्रीन वाला इशू है। द स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस एंड लव हैज बीन द आइडेंटिटी ऑफ इंडियाज फ्रॉम इट्स पास्ट। ठीक है, विच कैन बी अंडरस्टूड बाय द कोर्ट। देखो सिंपल इन्होंने कनेक्ट कर दिया, स्पिरिट एंड टॉलरेंस को कनेक्ट किया अर्ली टाइम से, और इंडिया की ये आइडेंटिटी रही है फ्रॉम इट्स पास्ट। एंड देन फिर एक सुंदर सा जो कीवर्ड है ये यूज कर लिया, सिंपल रखा, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। वासुदेव कुटुंबकम आप सबको पता है। ठीक है, और फिर वो डायरेक्ट आ गए पहले डिमांड पे, फीचर ऑफ सोसाइटी फ्रॉम अर्ली टाइम्स। देखो ये एक अलग अप्रोच अपना रहे हैं। हमने 2 अप्रोचेस पे बात की जो कि बहुत हद तक कोइंसाइड कर रहा था। अब इनका अप्रोच देखते हैं कि ये सोसाइटी, फीचर ऑफ सोसाइटी कैसे अर्ली टाइम्स में वो दिखा रहे हैं। तो एक्सेप्ट कर रहा है एवरी रिलीजन। ठीक है, जैसे कि एग्जिस्ट कर रहा था हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, एंड देन इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी इंडिया आई, तो इसको एक्सेप्ट किया। एक इनका अप्रोच थोड़ा डिफरेंट है, देखिएगा। फिर माइग्रेंट्स को एक्सेप्ट किया, मतलब कि एक तरह से सिमिलर पॉइंट ही है, बट वी कैन सी दैट कि कितना चालाकी से सर जो है ना पॉइंट प्रथमेश सर बना रहे हैं। और ऑल टुगेदर डिफरेंट तो है ही, माइग्रेंट्स को हम इस तरह से रिलीजियस एस्पेक्ट से नहीं देख सकते, बट अगेन कह सकते हैं ना कि वो माइग्रेंट ही थे। देन वी हैव इनकमिंग ऑफ जो ग्रीक्स हैं, साकाज हैं, रोमन्स हैं, ठीक है, कुशान्स हैं, एटसेट्रा। पॉलिसी ऑफ टॉलरेंस, या रजिया सुल्तान के मेडाइवल टाइम्स में भी बहुत ज़्यादा माइग्रेंट आए थे या लाए गए थे, या स्लेव्स भी लाए गए थे, तो उनको भी हम देख सकते हैं कि वो यहाँ पे एग्जिस्ट कर, मतलब रहते हैं आज भी उनके डिसेंडेंट्स। देन वी हैव पॉलिसी ऑफ टॉलरेंस ऑफ लव, जैसे इन्होंने अब यहाँ पे रूलिंग क्लास या पॉलिटिकल क्लास ने जो चेंजेस किए, दीन इलाही अकबर ने या अशोक ने, इसको यूज़ किया। तो ऑल टुगेदर सेम ही है, बट ये एक माइग्रेंट वाला एस्पेक्ट इन्होंने एक्स्ट्रा टच किया। ठीक है, और इन्होंने 3 पॉइंट दिया पहले जो कोर डिमांड को एड्रेस करते समय। फिर दूसरा है, हम आगे देखेंगे इसको, कल देखेंगे, कल इसे डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने जो भी ब्रेनस्टॉर्म किया है, जो भी आपको समझ आया, आप अपनी कॉपी सबमिट करा देना। ठीक है, चलते हैं हम आज के डिस्कशन पे, जो न्यूज़ डिस्कशन है उस पर आते हैं। 5 मैंने आर्टिकल लिए इंक्लूडिंग मीन्स इनरिचमेंट।
ठीक है, बहुत सुंदर एग्जाम्पल है और आपके प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस के लिए मैं आपको प्रिपेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले एससीओ में जो मीटिंग हो रही है, हमारे प्राइम मिनिस्टर गए हैं चाइना एंड बहुत सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, क्या क्या चीज़ें डिस्कस हुई। टियानजिन जो जगह है जहाँ पे हुआ था, तो टियानजिन डिक्लेरेशन इंपॉर्टेंट है एंड ये प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं बताऊंगा कैसे। ठीक है, हिंदू पेज नंबर 1, तो जीएस IR से इसको आप देख सकते हो, GS2 IR। देन वी हैव लार्जर बेंच टू रूल इफ माइनॉरिटी रन स्कूल्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम RTE एक्ट। तो पहले तो RTE एक्ट क्या है इसको देखेंगे, रेलिवेंट आर्टिकल्स देखेंगे, देन कौन सा ऐसा प्रोविजन है जिसकी वजह से जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है ना उसे लार्जर बेंच के पास भेजी है, जो कि जिस पे कि डिस्कस होना है। अभी मैं बताऊंगा कहाँ एग्जाम्पशन को लेकर है, और RTE एक्ट का जो पर्पस है उसके साथ कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है उस एग्जाम्पशन की वजह से, जो कि अर्लियर जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट दिया गया था उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के पुराने 2012 या 13 का एक जजमेंट था, उसी के बेसिस पे इसको फिर से रिव्यू करने के लिए भेजा गया है। ठीक है, द हिंदू पेज नंबर 6। देन वी हैव मैन्युफैक्चरिंग PMI। अब ये PMI क्या होता है एंड कैसे इसको मेजर किया जाता है एंड क्यों इंपॉर्टेंट है, ये चीजें हम डिस्कस करेंगे। न्यूज यही है, ये इकोनॉमिक्स से है, ये प्रीलिम्स स्पेसिफिक, प्योर प्रीलिम्स स्पेसिफिक है एंड 17 ईयर हाई है इन अगस्त में। अभी आपने रिसेंटली न्यूज हमने पढ़ा सुना या एनालाइज किया कि इंडिया का जो GDP फर्स्ट क्वार्टर का है ना, वो एस्टिमेटेड से ज्यादा जो है ना ग्रोथ हुई है। तो अभी PMI में भी वो दिख रहा है एंड दैट टू इन आई थिंक इट्स जुलाई नॉट अगस्त, आई विल हैव टू चेक। ठीक है, कोई बात नहीं, होता है ये। देन वी हैव द हिंदू पेज नंबर 12। देन जो अर्थक्वेक हुई है अफगानिस्तान में, भी 800 से ज्यादा लोगों की जान गई, तो उसको समझेंगे, उसके पीछे का साइंस देखेंगे या ज्योग्राफी कह लो, सैलो अर्थक्वेक्स क्या होता है, क्यों वो ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है एंड आपको ज्योग्राफी से ज्यादा प्रीलिम्स में ज्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन आपको इसके दिखने के आसार हैं। तो इंडियन एक्सप्रेस पेज नंबर 16। देन वी हैव IS ऑफिसर, ये मेंस इनरिचमेंट वाला है, प्रॉपर एक केस स्टडी है, अच्छा केस स्टडी है, जिसमें आरोग्य पाठशाला जो है एक IS ऑफिसर जो डिप्टी कलेक्टर हैं उन्होंने स्टार्ट किया तेलंगाना के एक पिछड़े डिस्ट्रिक्ट में, और मैं दिखाऊंगा उसकी इंपॉर्टेंस और कैसे हम उसे मेंस में अपने इनरिचमेंट में यूज कर सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहला आर्टिकल SCO कंडेम करता है पहलगाम टेररिस्ट अटैक जो हमारे जम्मू कश्मीर में हुआ था, उसको कंडेम करता है। ठीक है, अप्रैल 22 और 23 को हुआ था, जो एग्जैक्ट डेट है आप लोग देख लेना, वैसे वो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो कंटेक्स्ट में दे देता हूँ कि आर्टिकल रिपोर्ट्स ऑन द सांघाई जो कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है समिट हेल्ड इन तियानजिन वेयर मेंबर स्टेट्स condemned terrorism including the Pahalgam attack in India. The summit produced the Tianjin Declaration focusing on terrorism, regional stability, opposition to unilateral sanctions. ये इस पे हम आएंगे डिटेल में। सबसे पहले SCO है क्या, तो SCO जो है सांघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और एस्टैब्लिश हुआ था 2001 में, और 6 फाउंडिंग मेंबर्स इसके थे एट दैट टाइम। देखते हैं कौन कौन से थे, हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो पहले ये सांघाई 5 हुआ करता था, एक इनफॉर्मल ग्रुप था जो कि फॉर्मल हो गया 2001 में, एंड इसकी हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में। एक चीज मैं बताऊंगा, ब्रिक्स और SCO दोनों के हेडक्वार्टर पे क्वेश्चन पूछे गए हैं UPSC के एग्जाम्स में, तो आप बताइएगा कि SCO की तो आपको पता चल ही गया बीजिंग में, ब्रिक्स की किस में होगी। तो इसके लिए ना एक चीज मैं बता सकता हूँ, देखो SCO में S फॉर सांघाई है, एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है चाइना का, तो इसमें ना होके बीजिंग में है, और जो ब्रिक्स वाला है वो बीजिंग में होना चाहिए यूजुअली कैपिटल में, वो बीजिंग में नहीं है, उल्टा है। ऐसे कन्वर्स करके आप देख सकते हो, बताना एक्जैक्टली कौन सा ऐसा, मतलब आप आंसर करना। ठीक है, आपको पता तो चल ही गया होगा, मैं ट्रिक के लिए बता रहा था कि ये ध्यान में रखना। जो 6 फाउंडिंग मेंबर्स है ना 2001 में जो थे, उसमें 2 सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री है ग्लोबल पावर्स, एक तो चाइना है एंड दूसरा रशिया है। ठीक है, इनको अभी हटा दो, ये थे फाउंडिंग मेंबर्स, ये 6। एंड इसमें ध्यान देना कि 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज में से एक नहीं है, एंड दैट इज तुर्कमेनिस्तान। कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, बट नॉट तुर्कमेनिस्तान। एंड फिर देन 4 और मेंबर्स इसमें जुड़े हैं ओवर द ईयर्स। 2017 में इंडिया एंड पाकिस्तान, 2023 में ईरान, एंड देन वी हैव बेलारूस इन 2024। जब इंडिया में समिट हुआ था, वर्चुअल समिट हुआ था 2023 में, तभी ईरान को ऐड किया गया था SCO के अंदर। ठीक है, अभी 10 कंट्रीज हैं इसके अंदर। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, सो अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो SCO का जो ऑब्जेक्टिव है वो प्रमोट करता है रीजनल पीस, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। फिर उसके बाद टेररिज्म को कॉम्बैट करना, एक्सट्रीमिज्म एंड सेपरेटिज्म, जो कि इंडिया का बहुत बड़ा जो है वर्ल्ड ऑर्डर कह लो या इंटरनेशनल बॉडीज है, उनसे ये इंडिया एक्सपेक्ट करता है कि टेररिज्म पे क्लैरिटी दे। देन वी हैव इंकरेज करता है इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड कनेक्टिविटी, देन स्ट्रेंथन करता है मल्टीलैटरलिज्म एंड फेयर ग्लोबल गवर्नेंस, एंड फोस्टर कल्चरल एंड ह्यूमैनिटेरियन जो एक्सचेंजेस है। ठीक है, पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी की बात है। उसके बाद इंडिया का क्या इंटरेस्ट है SCO में, ये सबसे इंपॉर्टेंट है समझना, हम क्यों SCO का मेंबर, दैट टू जिसको चाइना ने स्टार्ट किया है। अब ऑब्वियसली चाइना जो है लॉन्ग टर्म में देखो तो इंडिया के लिए सबसे बड़ा जो है खतरा कह लो या इशू है, मतलब कि हमारे जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं उसकी वजह से, पाकिस्तान से भी बड़ा, बट इंडिया चाइना लेड जो ग्रुपिंग है उसमें उसका पार्ट है। तो क्यों है, तो सबसे पहले टेररिज्म, काउंटर टेररिज्म प्लेटफॉर्म टू हाईलाइट द क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एंड प्रेस पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करता है उसको दिखाने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, और उसके ऊपर और ज्यादा प्रेशर बन सके या उसको और ज्यादा आइसोलेट किया जा सके। देन स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस,
क्योंकि ऑफर करता है इंडिया, मैंने बोला 4 सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, तो ये इंडिया को ऑफर करता है सेंट्रल एशियन कंट्रीज से डायरेक्ट आप कनेक्ट कर सको। रीजन इंपॉर्टेंट फॉर एनर्जी कनेक्टिविटी, ठीक है, रिसोर्सेस में बहुत रिच है ये कंट्री, ठीक है, एंड कनेक्टिविटी आपको तो पता ही है, सेंट्रल एशिया के थ्रू आप यूरोप तक पहुंच सकते हो। देन वी हैव एनर्जी सिक्योरिटी, इंगेजेस विद एनर्जी रिच स्टेट्स, बोला ये कंट्री जो है ना एनर्जी इंक्लूडिंग रशिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड रशिया। फिर कनेक्टिविटी की बात हो तो वो भी उसके पर्सपेक्टिव से भी इंडिया इसका मेंबर है कि कनेक्टिविटी और बेटर हो, जैसे कि चाबहार पोर्ट, अब ईरान इसका पार्ट है तो चाबहार पोर्ट के थ्रू हम जो अश्खाबत जो एग्रीमेंट है उसके थ्रू हम यूरोप तक पहुंचते हैं, सेंट्रल एशियन कंट्रीज तक पहुंचते हैं। एंड देन दिस वन इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो कि प्रीलिम्स 2025 में आया था। अभी तक इसका आंसर क्लियर हुआ है आप लोगों का? अभी भी डाउट है ए और डी में? देन वी हैव बैलेंसिंग चाइना एंड पाकिस्तान, ठीक है, और भी कंट्रीज हैं, उनके साथ साथ चाइना जो इश्यूज रेज करता है या प्रॉब्लम क्रिएट करता है, सॉरी जो प्रॉब्लम बॉर्डर पे क्रिएट करता है या पाकिस्तान करता है, तो उसको हम और भी कंट्रीज के साथ साझा कर सकते हैं इसी प्लेटफॉर्म में, ऑल्दो चाइना यहाँ पे। देन वी हैव जियोपॉलिटिकल वॉइस, अपॉर्चुनिटी टू अलाइन विद द यूरेशियन पावर्स व्हाइल कीपिंग इन, एक इंडिपेंडेंट स्टैंड रखे, जो हमारी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है उसको हम ध्यान में रखते हुए, उसको सेव करते हुए हम यूरेशियन पावर्स के साथ अलाइन होते हैं, ठीक है। अब समरी क्या है इस आर्टिकल की, तो समरी इस सेंस में है कि वहां हुआ क्या है तियानजिन डिक्लेरेशन में। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट इंडिया के हित में जो है, मेंबर्स स्टेट्स स्ट्रांगली कंडेम टेररिज्म, स्पेसिफिकली मेंशनिंग द पहलगाम अटैक एंड अदर अटैक्स इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में भी एक अटैक हुई, दोनों के बारे में कहा गया, बट इस चीज को स्ट्रांगली कंडेम किया गया, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को। देखो ये आगे और क्लियर होगा, दे adopted the Tianjin Declaration calling for an end to cross-border movement of terrorists, स्पेशली ये पाकिस्तान के लिए। लीडर्स एक्सप्रेस्ड कंसर्न ओवर अफगानिस्तान की एस्टैब्लिश्ड पे भी बात की गई, सॉरी एक पॉइंट ये रह गया, चलो इसको देख लेते हैं। आई थिंक अफगानिस्तान भी एक ऑब्जर्वर स्टेटस है एससीओ में, एंड जो मेंबर कंट्रीज हैं उन्होंने डिस्कस किया एससीओ प्लस, स्ट्रेसिंग द नीड फॉर एन इंक्लूसिव गवर्नमेंट एंड रिप्रेजेंटेटिंग ऑल ग्रुप्स, ठीक है। देन ये इंडिया के हित में जो चीजें हैं, फर्स्ट तो ये हो गई, सेकंड ये होगी डिक्लेरेशन अपोज्ड यूनिलैटरल कोर्सिव मेजर्स जो यूएसए उठा रहा है, एंड एम्फेसाइज ऑन फेयरनेस जस्टिस इन ग्लोबल गवर्नेंस, ओके। मोस्ट मेंबर्स एक्सेप्ट इंडिया, देखो ये इंपॉर्टेंट है, इंडिया जो है ना बीआरआई जो एक बहुत ही एम्बिशियस कह लो प्रोजेक्ट है चाइना का, मतलब मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर, कनेक्टिविटी को लेकर, फ्रॉम एशिया से यूरोप से लेके साउथ ईस्ट एशिया एंड अफ्रीका, हर जगह कनेक्ट किया जा रहा है। तो इंडिया ने इसको लेकर सहमति नहीं दी, मतलब सपोर्ट को लेकर सारे कंट्रीज ने दी, बस इंडिया ने नहीं दी। तो इंडिया ने अगेन अपना स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी या अपने कंसर्न को जिंदा रखा है, ठीक है। देन पीएम मोदी स्ट्रेस्ड अपोजिशन टू टेररिज्म इन ऑल फॉर्म्स, एंड उन्होंने अपने जो भाषण है स्पीच में ये बोला कि हर फॉर्म ऑफ टेररिज्म को उन्होंने क्रिटिसाइज किया है, और भी कंट्री से यही एक्सपेक्ट किया है, हाईलाइटेड ओपन सपोर्ट ऑफ टेररिज्म बाय सम कंट्री, मतलब कि पाकिस्तान के अगेंस्ट ये बोला। और पुतिन से भी उन्होंने मिला, जिसमें कि यूक्रेन वॉर को लेकर डेवलपमेंट्स जो हो रहे हैं उस पर बातचीत हुई। एक और चीज़ मुझे दिखाना है कि जो चाइना है ना वो इस चीज़ पे प्रेस कर रहा है कि वो ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव की स्टार्ट करे, ठीक है, कॉलिंग ऑन कंट्रीज टू वर्क इन कॉन्सर्ट फॉर ए मोर जस्ट एंड इक्विटेबल ग्लोबल गवर्नेंस सिस्टम, मतलब एक अगेन ये नया पैरेलल इंस्टीट्यूशन खड़ा करना चाह रहा है। तो ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव इस टियानजिन डिक्लेरेशन में इस पर बात की गई। ऑल्सो पाकिस्तान एंड आर्मेनिया, पाकिस्तान जो है ना दोस्त रहा है अजरबैजान का, बट यहाँ पे दिखा कि डिप्लोमेटिक टाइज उनके बीच में स्टार्ट होने वाली है, मतलब एक पॉजिटिव आया है डेवलपमेंट इसी समिट में। तो ये भी न्यूज़ में है, मतलब इंपॉर्टेंट है। एंड इंडिया हैज़ बीन वोकल, आई मीन सपोर्टर ऑफ आर्मेनिया रादर अजरबैजान, और उनके बीच में डिस्प्यूट सालों से चलता रहा है, जैसे इंडिया पाकिस्तान के बीच में। ऑल्सो ग्रुपिंग में ये डिसाइड किया गया, जो ऑब्जर्वर स्टेटस दी जाती थी, देखो, अनाउंसिंग दैट द ग्रुपिंग हैज डिसाइडेड टू मर्ज एंड स्टेटसेस गिवन टू द नॉन मेंबर कंट्रीज एंड डायलॉग पार्टनर एंड ऑब्जर्वर को, इन सबको मर्ज करके एक सिंगल नाम दे दिया टू अ सिंगल पार्टनर स्टेटस, एंड लाओस को इंक्लूड किया गया। अभी 10 परमानेंट मेंबर्स हैं एंड 16 ऐसे जो है पार्टनर हैं, तो टोटल 27 कंट्रीज हो गए, लाओस को भी इंक्लूड किया गया, ठीक है, सिंगल पार्टनर स्टेटस उनको दिया गया है। और चाइना जो है ना, एक और इंपॉर्टेंट है कि एससीओ इंटरबैंक जो है ओपन हो, इस चीज पे लगा हुआ है, मतलब कि एससीओ डेवलपमेंट बैंक स्टार्ट हो। तो इसी साल उसने डिसाइड किया कि प्लेज लीग टू प्रोवाइड 2 बिलियन येन ग्रांट्स टू द मेंबर कंट्रीज एंड 10 जो है बिलियन येन जो है वो लोन देगा मेंबर कंट्रीज को, ठीक है। यही है, ये पूरा आपको समझ आ गया होगा। इंडियाज इंटरेस्ट इन एससीओ, ये इंपॉर्टेंट है, समरी क्या डेवलपमेंट्स में इंडियाज इंटरेस्ट के हित में। अब क्या है, सेकंड वन इज लार्जर बेंच टू रूल इफ माइनॉरिटी रन स्कूल्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम आरटी एक्ट। अब ये पूरा मामला हम देखेंगे, पॉलिटी एंड गवर्नेंस दोनों से इसको देख सकते हैं कि आरटी जो है एजुकेशन से रिलेटेड है, ठीक है, इसको भी हम देख सकते हैं, यूनिवर्सल एजुकेशन जो हम पहुंचाना चाह रहे हैं। अब लेट अस सी, सुप्रीम कोर्ट हैज रेफर्ड अ लार्जर बेंच द इशू ऑफ वेदर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आर फुल्ली एग्जेम्प्टेड। अब देखो, माइनॉरिटी एजुकेशन को इंस्टीट्यूशंस को ना आर्टिकल 30 के अंदर जो है एग्जेम्प्ट किया गया
वन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स में अंडर आरटी एक्ट 2009। अब आरटी एक्ट में जो सेक्शन 12 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी, ये मैंडेट करता है कि ऑल प्राइवेट अनएडेड स्कूल मस्ट रिजर्व 25% ऑफ देयर सीट्स फॉर चिल्ड्रन फ्रॉम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो ईडब्ल्यूएस सेक्शन से 25% जो एक स्कूल में जितने टोटल सीट्स हैं जो कि प्राइवेट हैं एंड अनएडेड स्कूल हैं, उसमें 25% ईडब्ल्यूएस सेक्शन के बच्चों को लेना पड़ेगा अंडर आरटी एक्ट 2009। ये सेक्शन 12 क्लॉज 1 एंड सब क्लॉज सी में दिया हुआ है, ठीक है, ये मैंडेट है। बट वन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट जो 2014 में आया था, परामती एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट केस, इसमें कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ruled that the applying section 12 clause 1 sub clause C to minority institution would violate their right to administer institution, जो आर्टिकल 30 के अंदर उनको मिला हुआ है। तो उनको एग्जेम्प्ट कर दिया गया इस प्रोविजन से। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, उनको आर्टिकल 30 के अंदर क्या है कि वो एडमिनिस्टर कर सकते हैं, जो इंस्टीट्यूशन वो एस्टैब्लिश करते हैं, तो वो कैटेगरी में आते हैं कि प्राइवेट अनएडेड स्कूल के कैटेगरी में वो आते हैं, बट उनको एग्जेम्प्ट कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। अब इसी चीज को रिव्यू किया जा रहा है। अब आरटी एक्ट मतलब कि लार्जर बेंच के पास भेजा गया, 2 जज बेंच ने इसको लार्जर बेंच के पास भेजा है एंड बोला है कि एग्जाम्पशन ऑफ वन ऑफ द जजेस जो हैं, उन्होंने बोला कि एग्जाम्पशन ऑफ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन फ्रॉम आरटी एक्ट लीड्स टू फ्रैगमेंटेशन ऑफ कॉमन स्कूलिंग विजन एंड वीकनिंग ऑफ द आइडिया ऑफ इंक्लूसिविटी एंड यूनिवर्सलिटी इनविजन्ड इन आर्टिकल 21। इस चीज को वायलेट कर रहा है, जज ने बोला है, ठीक है। एंड जो जजमेंट के बारे में जज ने बोला, पुराना जो 2014 वाला जजमेंट है, परामती एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट जजमेंट जो है, वो अननोइंगली जियोपार्डाइज्ड द वेरी फाउंडेशन ऑफ यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन, जो कि हमने 2009 में आरटी एक्ट के अंदर डिसाइड किया। क्या है कि इनेक्टेड टू ऑपरेशनलाइज आर्टिकल 21A राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन जो दिया गया 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू 6 to 14 ईयर्स को, उस चीज को आप एक तरह से वायलेट कर रहे हो। एंड की प्रोविजन से 25% रिजर्वेशन की हमने बात कर ली, मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टीचर क्वालिफिकेशंस होने चाहिए, प्रोहिबिट करना चाहिए स्क्रीनिंग टेस्ट एंड कैपिटेशन फीस, ठीक है। देन पुपिल टीचर मतलब कितने बच्चे हैं कितने टीचर है, उसका रेशियो भी एक आपको फॉलो करना पड़ेगा। की ऑब्जेक्टिव तो पता ही है कि यूनिवर्सल इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल एलिमेंट्री एजुकेशन, तो इसको रिव्यू करने के लिए भेजा गया है। हमें क्या समझना, आरटी एक्ट और उसमें कौन सा ऐसा प्रोविजन है जिसको एग्जेम्प्ट किया गया फॉर द माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, इतना समझना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई राइजेस टू 17 ईयर हाई इन अगस्त। सिंपल है, आप एक बार मैं चेक कर लेता हूँ एक्टिविटी में, अगस्त एक्सपेंडेड एट फास्टर इन अगस्त ही है, मतलब गलत नहीं था, ओके। सो अगस्त अभी खत्म ही हुआ ना, आज 2 सितंबर है, मुझे लगा जुलाई की बात हो रही, कोई बात नहीं, होता है, फैक्ट्स होते हैं ना, थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो मैंने क्रॉस चेक कर लिया, ठीक है। सो अब हम आते हैं पीएमआई होता क्या है, और इसमें 17 ईयर हाई जो है अगस्त में हमने अचीव किया है। तो सिंपल समझो कि ये प्योर प्रीलिम्स का आर्टिकल है कि अगस्त 2025 में इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी एक्सपेंडेड एट द फास्टेस्ट पेस 17 ईयर्स पे पहुंच गया, मतलब 2008 में इतना हाई था। तो HSBC इंडिया मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स PMI। अब देखो, हम जो मेजर करते हैं इकोनॉमिक की ग्रोथ वो मोस्टली गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस करती है, बट PMI क्या है ना, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, एन इकोनॉमिक इंडिकेटर डिराइव्ड फ्रॉम मंथली सर्वेज ऑफ प्राइवेट सेक्टर कंपनीज, ठीक है। मेजर्स बिजनेस एक्टिविटी एंड इकोनॉमिक हेल्थ इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड। देखो, इसका काम है, एक तो प्राइवेट सेक्टर करेगा और मेजर करता है इस इंडेक्स के थ्रू कि बिजनेस एक्टिविटी कितना हुआ या इकोनॉमिक हेल्थ क्या है। मैन्युफैक्चरिंग साइड से हम देखते हैं, या सर्विस सेक्टर में भी देखते हैं, प्राइमरी सेक्टर नहीं है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर। सो हम और डीप डिटेल में समझते हैं इकोनॉमी की हेल्थ। सो ट्रैक्स मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, प्रोडक्शन, न्यू ऑर्डर्स, एम्प्लॉयमेंट, सप्लायर्स, डिलीवरीज एंड इन्वेंट्रीज। सर्विस सेक्टर को भी देखते हैं, ट्रैक्स एक्टिविटी इन द सर्विस सेक्टर, इस इंडेक्स, एंड देन कंपोजिट है। अब ये मेजर कैसे किया जाता है, तो अगर हर मंथ किया जाता है और 0 से 100 के स्केल के बीच में किया जाता है। अगर 50 है, बस 50 है तो कोई चेंज नहीं आया लास्ट मंथ के कंपैरिजन में। एवर 50 है तो एक्सपेंड किया प्रीवियस मंथ के कंपैरिजन में, या बिलो 50 गया तो इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट किया। तो 50 मानक है, रेफरेंस पॉइंट 50 है, उससे ज्यादा गया तो आप एक्सपेंड कर रहे हो, आप ग्रो कर रहे हो अच्छे से, एंड कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो अगर 50 से नीचे गए, बस इतना सिंपल है। एंड इसके रीजंस क्या है, राइज जो हुआ है रिफ्लेक्टेड स्ट्रॉन्गर डिमांड की वजह से, इंक्रीज हायरिंग, एंड ये भी दिखा एंड हायर इनपुट परचेजेस, ऑल्दो एक्सपोर्ट ग्रोथ स्लोड स्लाइटली ड्यू टू द ग्लोबल टैरिफ अनसर्टेनिटीज। जैसे अगस्त में देखो तो अनसर्टेनिटीज है और साथ साथ टैरिफ्स लग भी गए थे ना, तो इसकी वजह से आपको एक्सपोर्ट ग्रोथ में थोड़ा सा स्पीड कम हुआ है, बट ओवरऑल देखो तो ये 17 ईयर्स हाई पे। कौन से 2 सेक्टर्स, पहला है मैन्युफैक्चरिंग एंड दूसरा सर्विस सेक्टर, मतलब दोनों को कंबाइन लिया अगर देखो तो, ठीक है, आप समझ गए पीएमआई। नेक्स्ट वन इज अर्थक्वेक आया, मैसिव अर्थक्वेक आया है अफगानिस्तान में, आपको पता होगा, न्यूज में है, 800 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, बहुत सारे लोग घायल हैं। अब ये आर्टिकल हम बेसिकली समझेंगे स्वैलो जो अर्थक्वेक होता है, डीप और स्वैलो में क्या फर्क होता है, ठीक है। सेकेंडली, अफगानिस्तान में क्यों आता है अर्थक्वेक, हमारे पास ना पीछे का ना बेसिक समझने पे ज्यादा जोर देना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी चाहिए, रादर इस न्यूज में भागना चाहिए कितने लोग मारे गए, क्या हुआ, कैसे हुआ, हमें समझना है कि क्यों हुआ, डेप्थ क्या है, तो उससे आपको चेक होगा। और न्यूज़पेपर पढ़ो ना, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो, मैं कई बार बोल चुका हूं। तो अर्थक्वेक क्या होता है, 2 प्लेट्स होते हैं, आपको पता है, टेक्टोनिक प्लेट्स जब मूव करते हैं
ठीक है। तो उसकी वजह से जो हमारा लिथोस्फेयर है ना वो अनबैलेंस हो जाता है, मतलब बैलेंस वहां बिगड़ता है, तो वो आपको सतह पे सरफेस पे दिखने लगता है। ठीक है, तो हमारा लिथोस्फेयर जो है ना मल्टीपल प्लेट से बना हुआ है, और दो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेट जो अफगानिस्तान या इंडिया के कंटेक्स्ट में, एक तो यूरेशियन प्लेट है, मतलब जो मेजर प्लेट्स है, 7 मेजर प्लेट्स है, सातों का नाम अभी लिखना है आपको कमेंट सेक्शन में, एंड इंडियन प्लेट है। अब जब दो प्लेट्स जहां टकराते हैं ना वहां पे फ्रैक्चर आता है लिथोस्फेयर में, तो उसको हम बोलते हैं फॉल्ट। मैं फिर से रिपीट करूंगा, अफगानिस्तान जहां सिचुएटेड है, और इस रीजन को हिंदू कुश रीजन हम कह सकते हैं, जहां पे अफगानिस्तान सिचुएटेड है, तो वहां पे यूरेशियन प्लेट एंड इंडियन प्लेट इंटरैक्ट करते हैं। और जब दो प्लेट आमने सामने से टकराते हैं या टेंजेंशियली जब मूव करते हैं तो फ्रैक्चर वहां हो जाता है, क्रैक्स हो जाते हैं, एंड दैट क्रैक, उन क्रैक को हम फॉल्ट बोलते हैं। और ये बहुत सारे फॉल्ट्स हैं इन अफगानिस्तान, मतलब जहां अफगानिस्तान स्टैब्लिश स्थित है वहां बहुत सारे ऐसे फॉल्ट्स हैं, और उन्हीं फॉल्ट्स की वजह से जब इंडियन या यूरेशियन प्लेट में थोड़ी सी मूवमेंट होती है तो वो फ्रैक्चर की वजह से अर्थक्वेक आता है अफगानिस्तान में। एंड मोस्टली अर्थक्वेक्स स्वैलो अर्थक्वेक्स आ रहे हैं। अब स्वैलो एंड डीप अर्थक्वेक्स क्या होते हैं कि डेप्थ कम जब होगी, स्वैलो का क्या मतलब है, सतह से कम डेप्थ है, एंड जो स्वैलो अर्थक्वेक होते हैं उनकी 70 किलोमीटर जो अर्थ सरफेस से डेप्थ है उसको काउंट किया जाता है स्वैलो अर्थक्वेक। और उससे नीचे जाओगे मतलब 0 से 70 तक, और उससे नीचे जाओगे तो डीप अर्थक्वेक है। अब डीप अर्थक्वेक क्या है ना कि उतनी एनर्जी कैरी नहीं करता जितना स्वैलो अर्थक्वेक करता है। ठीक है, सो एनर्जी से पता चलता है स्ट्रेंथ कितनी होगी, एंड मैग्नीट्यूड होता है, दो चीजें होती है, एक तो एनर्जी होती है, दूसरा मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड से पता चलता है डिस्ट्रक्शन कितनी होगी। तो अब स्वैलो अर्थक्वेक का क्या है ना, स्ट्रेंथ ज्यादा, एनर्जी ज्यादा है, तो इसकी वजह से अफगानिस्तान में जो इशू आ रहा है वो आपको दिखा। ठीक है, हाँ, मैग्नीट्यूड में एक चीज और ऐड करूंगा, मैग्नीट्यूड जो है ना शो करता है कि सिस्मिक वेव्स जो है ना कितना मतलब कि उस साइज क्या है, मतलब कितना बिग है वो, बेसिक्स हैं आप लोग जानते हैं। तो सारी चीजें आपको समझ आ गई। हिंदू कुश रीजन में एक और स्टडी जो हुआ है ये पता चला है कि नोटेबली एक्टिव हैविंग सीन 12 अर्थक्वेक्स एबव मैग्नीट्यूड 7 सिंस 90, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, सो ये बहुत बोलते हैं खतरनाक इलाका है इस सेंस में कि अर्थक्वेक कभी भी आ सकता है, और मैसिव आते हैं फॉल्ट्स की वजह से। अब है मेंस इनरिचमेंट का एक आर्टिकल है, तो जो राजर्षि शाह, ठीक है, आदिलाबाद तेलंगाना में इन्होंने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया, आरोग्य पाठशाला। अब आदिलाबाद एक बहुत ही बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है इनफैक्ट इंडिया का, इस हर मतलब सोशल इंडिकेटर पे देखो। और एक और चीज है कि यहाँ पे 45% ST एंड SCs रहते हैं, और जो बच्चे हैं 10-11 साल के वो टोबैको जैसे जर्दा एक टोबैको सब्सटेंस है उसको कंज्यूम करते हैं, और स्कूल भी नहीं जाते। तो इस चीज को जो हमारे राजर्षि शाह जो है ना उन्होंने इस चीज को नोटिस किया, वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है थे, मतलब आई मीन अभी भी हैं, वही चेक करना पड़ेगा, बट जब वो थे तब ये चेंजेस लाए। एंड 20 मिनट्स जो है ना स्कूल में जो प्रेयर होता है सिंपल, उसी को यूज कर लिया इन्होंने इफेक्टिवली, कि उसमें ना बच्चों को ना अवेयर किया जाए, उनको बताया जाए, एंड ऑल्सो बच्चे को बस नशा के बारे में नहीं, एजुकेशन का इंपॉर्टेंस, हाइजीन का इंपॉर्टेंस, या इवन गर्ल्स जो एब्सेंट होती थी, स्कूल नहीं आती थी, उनका जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलता है तो उसकी वजह से स्कूल्स नहीं आती थी, उस चीज को भी इन्होंने एड्रेस किया, एंड अभी इसका असर दिखा है। एंड 50% अटेंडेंस हुआ करता था, अब 70% पे चला गया, और पहले एक स्कूल में स्टार्ट किया गया था, 20-50 स्कूल्स में, 250 स्कूल्स में ये चल रहे हैं। तो देखो एक ऑफिसर ने एक छोटा सा ही चेंज किया है, बहुत भयंकर इसका इंपैक्ट पड़ रहा है, और ये लॉन्ग टर्म में कितना इंपैक्ट पड़ेगा आप समझ सकते हो। तो आप इस चीज एग्जाम्पल को जॉट डाउन कर सकते हो, GS2 में यूज कर सकते हो, GS4 में, एसए में एनेक्डोट इसको यूज कर सकते हो, लिख सकते हो। तो मल्टीपल इसके एस्पेक्ट्स हैं जिसको आप टच कर सकते हो। ठीक है, बाकी ये आज आपका MCQs है जिसको आपको सॉल्व करना चाहिए, एंड आंसर है, मतलब 5 जो MCQs हैं। सो दैट्स इट, मिलते हैं कल। आप लोग अपनी कॉपीज जो है, ग्रुप का लिंक मैंने बता दिया है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के में सेकेंड लिंक है, और जो ये PDF है ना आपको इसी डिस्क्रिप्शन में जो लास्ट लिंक है वहां मिल जाएगी। ठीक है, ध्यान रखिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, भरोसा रखिए, कंसिस्टेंट रहिए, एंड धीरे धीरे चेंज आएगा। ओके, बाय, टेक केयर।